पूरे समाज से लड़के एक शूद्र व्यक्ति ने मगध पर शासन किया। क्या है इतिहास नंद वंश का? कौन थे ये महापद्मानंद और धनानंद? अगर आप भी जानना चाहते हो ये सब कुछ तो आपने खोली है बिल्कुल सही वीडियो। हाय गाइस, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम पूरी हिस्ट्री देखने वाले हैं। किसकी? नंद वंश की, महापद्मानंद की और साथ ही साथ धनानंद की। तो इन सब की हम पूरी की पूरी हिस्ट्री देखेंगे और एंड कैसे हुआ इसका और मौर्य वंश ने कैसे कब्जा कर लिया, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम पहले देख चुके, शिशुनाग वंश नंद वंश से पहले शासन कर चुका है। कहां पर? मगध पर। तो मगध पर शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। और शिशुनाग वंश से पहले कौन सा वंश था? जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे, मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। तो शिशुनाग वंश के टाइम पे यानी कि 343 से लेके 321 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट बीसी के बीच में यहाँ पे मगध में शिशुनाग वंश का पतन चालू हो गया था और नंद वंश की स्थापना शुरू हो गई थी। और नंद वंश का जो पहला शासक था यानी कि जिसने इसकी स्थापना करे थे, जो इसका फाउंडर था, उसका नाम था महापद्मानंद। ये एक बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक थे। इन्होंने इंडिया पर करीब पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था। वो चलो हम आगे देखेंगे, फिलहाल देखते हैं इनने कैसे स्थापना करी इसकी। तो देखो यार, माना जाता है कि इनने जो कालाशोक जी थे उनकी हत्या करी थी और ये शासक बन गए थे। तो देखो यार, ये एक कहानी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक और कहानी प्रचलित है जो मैंने आपको पहले भी बताई, जो पिछली शिशुनाग की वीडियो थी उसमें भी बताया मैंने आपको कि दूसरी जो कहानी है वो ये कहती है भाई कि इसके आखिरी शासक थे नंदीवर्मन, उनके सेनापति थे। तो सेनापति जी ने हत्या करी अपने राजा वाजा की और बन गए शासक। तो ऐसा माना जाता है दूसरी कहानी के हिसाब से। और बाकी अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पे सामने देख भी सकते हो कि उन्हें भारत के पहले ऐतिहासिक शासक के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब पहले हिस्टोरिक एम्परर इंडिया के माने जाते हैं ये। चंद्रगुप्त मौर्य पूरा का पूरा मतलब एम्परर था इंडिया का। उसने तो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कब्जा कर लिया था पूरा का पूरा। तो बाकी तो अभी हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं यार कि ये महापद्मानंद जी आए कहाँ से थे, कौन है ये, इनके पिताजी कौन थे। तो देखो यार, अगर हम वैसे देखते हैं तो इनके एंसेस्टर्स अननोन बताए, यानी कि इनके कोई पूर्वज बताए नहीं है, पता नहीं चले, अच्छे से कंफर्म नहीं है कुछ। पर लेकिन अगर हम पुराण की माने तो पुराण ये कहती है कि ये अंतिम शिशुनाग शासक और एक शूद्र महिला के पुत्र थे। मतलब उन दोनों के ये पुत्र थे महापद्मानंद। तो ऐसा पुराण कहती है। और एक और स्टोरी इनके बारे में, वो क्या है कि जो जैन इंस्क्रिप्शन है यानी कि जैन धर्म के जो ग्रंथ वगैरह हैं, और एक कर्टियस नाम के अपने ग्रीक हिस्टोरियन है, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं ये एक प्रोस्टिट्यूट और एक बार्बर यानी कि नाई के बेटे थे। तो ये वो कहते हैं। भारतीय इतिहास में नंद वंश के लोगों को अधार्मिक भी बोला जाता है, लेकिन अधार्मिक, जिन्होंने धर्म के रूल तोड़े हुए, यानी कि उन्होंने जो भी धर्म के नियम वगैरह उसे नहीं मानने वाले बोला जाता है। क्योंकि उस समय समाज में सिर्फ क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते थे, पर ये क्षत्रिय नहीं थे क्षत्रिय वर्ण से, फिर भी ये राजा बने, इसलिए अधार्मिक बोला जाता है। घोर अन्याय किया है, ऐसा माना जाता है। अब यार वापस आते हैं हम महापद्मानंद जी पे। तो देखो यार, इन्हें सर्व क्षत्रिय अंत का भी कहते हैं। तो यानी कि ये इन्होंने उपाधि धारण कर ली थी सर्व क्षत्रिय अंत, क्योंकि भाई क्षत्रिय नहीं थे तो क्षत्रियों का अंत करने का इन्हें ठान रखा था। तो इस कारण से इन्हें ये उपाधि धारण करनी थी। और भी इन्हें कई सारी उपाधि धारण करी, जैसे एकराट की उपाधि इन्हें धारण करी, और बाकी आप देख सकते हो सामने। तो यार यही उपाधियां थी जो इन्हें धारण कर ली थी महापद्मानंद जी ने। महापद्मानंद ने अपने शासन में बहुत सारे युद्ध भी लड़े। उसने मगध को बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, उत्तर में फैला दिया मगध को, पूरा नर्मदा घाटी तक, इधर उधर तक फैला दिया मगध को। और अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसने चीज़ें जीती, तो उसमें से पहली चीज़ है कलिंग। इसने आक्रमण कर दिया कलिंग पे और कलिंग जीत लिया। हाथी वाथी चाहिए होंगे भाई, कलिंग पे हाथी वाथी बहुत मिलते थे यार, इस वजह से आक्रमण वगैरह करके कलिंग वलिंग जीत लिया। और हाँ, इसने कौशल जो था अपना महाजनपद, तो इस पे भी आक्रमण किया। तो प्रोबेबली क्या हुआ होगा उस टाइम पे, इसने विद्रोह किया होगा इसका। तो इसने आक्रमण करके हत्या लिया यार, और तो क्या ही होता। अब देखो यार, ये तो इतने महान थे महापद्मानंद। तो अब बात करते हैं इसके बाद जो शासक आया एक्चुअली नंद वंश से शासन करने के लिए मगध पर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था धनानंद। तो धनानंद को भाई अपने फादर या तो यहाँ से फादर से इतनी बड़ी संपत्ति मिली थी, उसे इतनी सारी संपत्ति मिली थी। उसके पास उस समय में 2 लाख पैदल सैनिक
20,000 घुड़सवार और साथ ही साथ 3,000 हाथी थे और 2,000 रथ थे। तो इतना सब कुछ था तो यार ऑब्वियस सी बात है एक महान शासक जरूर बना होगा यार। ये भी महान शासक यानी कि इतनी बड़ी सेना थी यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, सब कुछ तो मिल रखा है यार, मजे करो यार। इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी यार, ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे उस समय के हिसाब से। अभी के हिसाब से मत देखना यार, अभी आपको कम लगेगी, अभी हमने जनसंख्या बढ़ा दी है इस वजह। अब अगर हम बात करते हैं ग्रीक लैंग्वेज की हम बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा अपने आप इस वीडियो में। तो देखो यार, तो ग्रीक लैंग्वेज में अग्राम तो ग्राम वेल्स के नाम से जाना जाता है यार। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई होगी तो आप यार ऐसे स्पेलिंग देख सकते हो यार, ये है ठीक है। तो इस नाम से जाना था। यहाँ पे कौन, धनानंद, वहाँ पे अग्राम्स। देखो यार क्या मस्त नाम मिला है। अब एक बहुत खतरनाक चीज होती है इसके शासन में, जो कि कोई भी शासक नहीं चाहता उसके शासन में ऐसा कोई खतरा आए। तो इसके शासन के दौरान अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर इंडिया पर आक्रमण कर देता है। तो नॉर्थ और जो वेस्ट होता है अपना उत्तर दक्षिण भारत होता है, वहाँ पे तो कुछ चीज़ जगह जीत भी लेते हैं जैसे पोरस वगैरह। तो अलेक्जेंडर की हम सेपरेट बात करने वाले हैं, आपको पता है ना। हाँ, तो हम बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना उसके बारे में जानने के लिए। तो देखो यार, तो अलेक्जेंडर इसके शासन के दौरान आक्रमण कर देता है इंडिया पे, पर उसकी सेना मना कर देती है झेलम नदी को पार करने से। उसकी सेना में बीमारी वगैरह फैल जाती है, लोग मरने लगते हैं, कोई अफवाह वगैरह फैल जाती है। वो कैसे फैलती है ये सब हम देखेंगे, बहुत मस्त सी स्टोरी है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो इस वजह से उसकी सेना मना कर देती है, इस वजह से अलेक्जेंडर वापस चला जाता है अपने रास्ते, और रास्ते में ऊपर भी चला जाता है वो एक्चुअली। तो यार देखो यार, इस वजह से अलेक्जेंडर से बच जाता है बंदा। अब बचाया किसने, बचाया ऐसे किसी ने वैसे तो वो अब अगली वीडियोस में हम देखेंगे। अब यार ये सिकंदर से तो बच गया, पर एक बहुत बड़ा जो खतरा होता है ना अपने जो भी राज्य होता है उसका, वो होता है जनता। तो जनता से तो नहीं बच पाता भैया कोई, तो ये भी नहीं बच पाया अपनी जनता से। इसने लगाया जनता पे बहुत अधिक कर, बहुत ज़्यादा अपनी बहुत कठोर पॉलिसी चलाई इसने। और बाकी ये यार थोड़ा मनोरंजन का ज़्यादा शौक था, ये जनता में ध्यान व्यान नहीं देता था, नशे वगैरह ज़्यादा करता था। तो इस वजह से यार जनता इसकी विरोधी हो गई कुल मिला के। और बाकी ये शूद्र था, शूद्र से आता था, तो इस वजह से तो जनता वैसे ही परेशान थी कि मतलब नियम के खिलाफ था समाज के उस टाइम के, तो इसलिए लोग वैसे भी परेशान हो रखे थे। और बाकी अगली चीज़ कर दी, मतलब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। और फाइनली इससे भगा दिया वहाँ से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया। कहाँ पर मगध पर, और स्थापना कर दी अपने प्यारे मौर्य वंश की, जो कि एक बहुत बड़ा वंश साबित हुआ आगे जाके। तो गाइज आपने ये देख लिया सब कुछ नंद वंश के बारे में। तो अगली वीडियो से हम देखने वाले मौर्य वंश इन सब के बारे में। तो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पसंद आई हो तो, और कुछ गड़बड़ लगी हो तो कमेंट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।